ओके सो वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। देखिए आज अपन गेट फिजिक्स 2025 के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ये भी आपका 16 फरवरी को गेट का एग्जाम हुआ था। ये सॉल्यूशंस अपन देखेंगे और पहला अपना होगा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे हुए थे और जिसने डीपली स्टडी अच्छे से पढ़ रखा है तो वो सभी क्वेश्चंस आसानी से बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास में कट ऑफ में जो क्वेश्चन काउंट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में 8 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कट ऑफ में काउंट हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, कोई फिर उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन थे कि आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है तो आप 8 के 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हम उनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये मैं सॉल्यूशन बताने से पहले आपको बता दूं, CSIR नेट दिसंबर 2025 या गेट 2026 का जो न्यू बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के अंदर आपका 17 मार्च से 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर होली। ठीक है, होली से पहले हमने इसलिए नहीं किया कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर आते और होली पे वापस घर पे जाते, है ना, इसलिए जस्ट होली के जस्ट बाद में हमने स्टार्ट किया है। जयपुर राजस्थान में ऑफलाइन कोचिंग है, वहां पर आप आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन आप कहीं से भी बैठ के लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन फीस है वो 22,500 है। वैलिडिटी इसका 9 मंथ है, 6 से 7 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर आप 9 मंथ का वैलिडिटी का कोर्स लेते हैं तो 22,500 फीस है, और अगर 12 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स लेते हैं तो 26,500 फीस। ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो 30,500 फीस है। ये सभी की फीचर्स है जिसमें असाइनमेंट शीट, टेस्ट सीरीज, पूरे 9 सब्जेक्ट्स, पार्ट ए, सब कुछ इसके अंदर, इंटरव्यू क्लासेज सब इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो अच्छा, जो यहाँ पर देखो, आप जिन्होंने यहाँ से कोचिंग किया है उन सब से आप जो है ना थोड़ा फीडबैक लीजिएगा कि कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, 6 से 7 महीने लगते हैं उसके अंदर, और टॉपिक कुछ नहीं छोड़ते। तो एग्जाम में आता है सब कुछ क्लास नोट से ही आता है, क्लास जो क्लासेज होती है उसी से सब कुछ आपके पास में एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना है, वो सब करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हाँ हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वांटम मैकेनिक्स का। देखिए क्या है भाई, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन पोटेंशियल। ये आपको पोटेंशियल दे रखा है x ग्रेटर देन 0 पर, और Vx बराबर इनफाइनाइट x लेस देन आर इक्वल टू 0। ये एक ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया ना भाई। Vx बराबर दे रखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 के ऊपर इनफाइनाइट है। दिस इज ए ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, या इसको सेमी हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल का ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है। देखो ये तो होता है इनफाइनाइट, और यहाँ से तुम्हारे पास कुछ इस तरह से होता है। ये ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एनर्जीज करस्पॉन्डिंग टू द लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, है ना। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जो ट्रंकेटेड के लिए एनर्जी जो होती है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और n बराबर यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ये होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 0 to 4 इसके अंदर अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो सब तरीका बता रखा है क्लास में कि ऐसा क्यों होता है तुम्हारे पास में। इनफाइनाइट के ऊपर वेव फंक्शन वेनिश होना चाहिए, और वेनिश इसी के लिए होता है। अब सबसे पहले आपको n बराबर, हमें देखो रेशियो लेना है ना, n बराबर 1 में e n बराबर 3, क्योंकि लोवेस्ट और एक्साइटेड, लोवेस्ट तुम्हारे पास 1 के लिए होगा और उससे जस्ट हायर तुम्हारे पास में 3 के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 7/2 h क्रॉस ओमेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तुम्हारे पास में, तो ये बचेगा 3/7। ठीक है, 3/7 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारे पास में स्कैटरिंग से पूछा हुआ था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। पार्टिकल इज स्कैटर्ड फ्रॉम ए पोटेंशियल, ये आपको पोटेंशियल दे रखा है भाई, where g is a positive constant using the first born approximation, the angular theta phi dependence of the differential scattering cross section d sigma upon d omega। ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास में एक सेंट्रल टाइप का पोटेंशियल हो गया। तो फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन में आप डायरेक्टली एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है -2m अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर क्यूब इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट r वी आर साइन क्यू आर डी आर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया ना। और Q जो होता है वो होता है k साइन थीटा बाई 2, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस का h कोस स्क्वायर बाई 2m, 0 से इनफाइनाइट r ऐसे के ऐसे, v का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, दैट इज द g डेल्टा क्यूब r वेक्टर साइन क्यू आर टी आर।
ठीक है। अब देखो डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से यहाँ डिराक डेल्टा कहाँ डिफाइन हो रहा है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, डेल्टा क्यूब आर माइनस जीरो, जीरो के ऊपर, तो जीरो के ऊपर डिफाइन रहेगा। तो फंक्शन में देखो यहाँ पर जब जीरो रखा जाएगा, यहाँ जीरो रखा जाएगा, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास में हो जाएगा जीरो। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास जीरो हो गया, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर। अगर ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब पहला ऑप्शन बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा पर डिपेंडेंट ऑफ फाई, नहीं हो सकता। डिपेंडेंट ऑन थीटा ये भी नहीं हो सकता, डिपेंडेंट ऑन बोथ थीटा एंड फाई ये भी नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों से इंडिपेंडेंट रहे। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो जिसको फॉर्मूला याद था वो आराम से कर सकता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में क्या है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फेज वेलोसिटी वीपी एंड ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ठीक है, बोल रहा है फॉर मैटर वेव इन द रिलेटिविस्टिक केस, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम वीपी रिप्रेजेंट द स्पीड। ये चार ऑप्शन है। देखो आपके पास में मैटर वेव होती है ना, जैसे मैटर वेव के लिए, मैटर वेव मैटर वेव के लिए आप जो एनर्जी लिख सकते हो ना, वो लिख सकते हो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर बाई टू है सकते हो। अब मुझे बताइए फेज वेलोसिटी वीपी कितना होता है, वीपी होता है तुम्हारे पास में ओमेगा बाई के, अगर एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ई अपॉन पी, ई अपॉन पी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास पी से पी कैंसिल आउट, पी बाई टू एम हो जाएगा। सिमिलरली जो वीजी होता है वो होता है डी ओमेगा अपॉन में डी के, या इसको मैं लिख सकता हूँ डी ई अपॉन में डी पी, पी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो पी बाई एम आएगा। क्या वीपी और वीजी इक्वल आ रहा है क्या, वीपी और वीजी देखो नॉट इक्वल आ रहा है, तो आपको बोला हुआ है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन में से देखोगे ना, ये बोल रहा है फॉर मैटर वेव इन फ्री स्पेस के अंदर ओनली एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वीपी इज नॉट इक्वल टू वीजी। ठीक है, तो यहां से देखो तुम्हारे पास में ऑप्शन डी डायरेक्टली मिल रहा है, तो बाकी ऑप्शन को तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी ऑप्शन थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है, लेकिन जिसने डिटेल में पढ़ रखा है वो कर सकता है ना। जैसे देखो तुम्हारे पास में सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन दे रखा है तुम्हारे पास में फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम बोथ वीपी एंड वीजी कैन बी मोर देन सी। नहीं, ईएम वेव के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो वीपी होता है ना वो तो ग्रेटर देन सी हो सकता है, इसलिए हमने बोला था कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो होता है, पार्टिकल जब वेव से एसोसिएट होता है तो उसकी वेलोसिटी जो मतलब वेव होती है वो सिंगल वेव ना होकर ग्रुप ऑफ वेव होती है, क्योंकि सिंगल वेव के लिए ग्रेटर देन सी आता है तुम्हारे पास। ठीक है, और वीजी जो होता है वो लेस देन सी होता है, लेकिन ये बोल रहा है दोनों ही ग्रेटर देन सी है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया ऑप्शन बी। बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम वीपी रिप्रेजेंट द स्पीड विथ विच एनर्जी प्रोपोगेशन। अरे वीपी तो फेज प्रोपोगेशन को बोलता है भाई, एनर्जी प्रोपोगेशन को नहीं बोलता है, वीजी बोलता है वो तो। चलो वीपी ऑप्शन ये रहा, फॉर मैटर वेव्स इन द रिलेटिविस्टिक केस वीपी वीजी ग्रेटर देन सी स्क्वायर, नहीं ये होता है वीपी वीजी लेस देन सी स्क्वायर होता है तुम्हारे पास। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए हाँ ये क्वेश्चन देखो आसान से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस आपको थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है तुम्हारे पास में। देखो बोला लेट एम एन डिनोट द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर आर एक्स कैप एंड पी कैप रेस्पेक्टिवली, द मैट्रिक्स एलिमेंट इज नॉन जीरो। कौन सा नॉन जीरो है, क्या आ रहा है ये नहीं पूछना है, कौन सा नॉन जीरो है ये बोला हुआ है। तो आपको पता है एक्स कैप क्या होता है, ये होता है एच क्रॉस अपॉन में एम ओमेगा ए डेगर प्लस ए डेगर प्लस ए, ये तो याद किया होगा भाई आप लोगों ने। और पी एक्स कैप जो होता है ना, पी एक्स कैप या इसको यहाँ पर पी कैप ही बोल रखा है इसने, ये होता है एम एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, यहाँ आयोटा भी होता है, यहाँ होता है ए डेगर माइनस ए, ये होता है। ठीक है, अब तुम्हें पूछा हुआ है इनका मल्टीप्लीकेशन कौन सा, मैट्रिक्स एलिमेंट कौन सा नन जीरो है, तो आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ो आप लोग, आपको बोलना है पी एक्स, तो मुझे निकालना है पहले यहाँ पर पी कैप एक्स कैप, पी कैप ये रहा ए डेगर माइनस ए, और एक्स कैप ये रहा ए कैप डेगर प्लस, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको इससे करेंगे तो ए कैप डेगर का स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो प्लस का ए कैप डेगर ए कैप, माइनस इसको इससे करेंगे तो ए कैप डेगर, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए कैप का स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास। ठीक है, दैट इज द पी एक्स, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, हम आपको पता है जैसे ए कैप जो है दैट इज द लोअरिंग ऑपरेटर, ये स्टेट एन पे अप्लाई होता है तो स्टेट को कर देता है लोअर एन माइनस वन।
सिमिलरली ए कैप डेगर एन पे अप्लाई होता है तो ये स्टेट को इंक्रीज कर देता है, दैट इज द n+1। आप सबको पता होगा ये स्टेट को लोअर कर देता है, ये स्टेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहां से देखो हमें जो चाहिए ना, हमें एक चाहिए एक तो ए कैप डेगर का स्क्वायर, ए कैप डेगर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आएगा छोड़ो, प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। एक बार अप्लाई होता है तो n+1, दोबारा अप्लाई करेंगे तो n+2। कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ए कैप का स्क्वायर एन पे अप्लाई करते हैं तो ये एन है, एन। ये होगा प्रोपोर्शनल टू, ये स्टेट को कम कर देता है, दो बार अप्लाई हो रहा है तो दो बार कम करेगा, ठीक है। तीसरा है तुम्हारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल ए कैप डेगर एन। देखो पहले मैं ए कैप डेगर अप्लाई करता हूं तो ये क्या करेगा, स्टेट को n+1 कर देगा। मैं कांस्टेंट वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं, वापस ए कैप स्टेट को कम कर देगा तो एन आएगा। सिमिलरली ए कैप डेगर ए कैप से भी तुम्हारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एन ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास में देखो इक्वेशन नंबर 1 में आ रहे थे, क्लियर है। अब आपको बोला हुआ है, समझिएगा, यहां से देखो अगर हमें इनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 चाहिए तो अगर एम पी कैप एक्स कैप एन ये अगर मैं अप्लाई करूं, ठीक है, तो इसमें मुझे मेनली 3 टर्म मिलती है। पहली टर्म जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू ये है, यानी कि ए कैप डेगर का स्क्वायर एन एम। अब ये स्टेट को हमने देखा ये n+2 कर देता है, तो इसकी वैल्यू तभी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, कब आएगी, इफ m की वैल्यू n+2 के बराबर हो। अगर इसके बराबर नहीं होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्रॉनिकल डेल्टा बनाएगा ना, आपको पता है ये डेल्टा m n+2 टाइप का बनाएगा। अगर ये इसके बराबर होगा तब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज 0 होगा। दूसरी कंडीशन m ए कैप का स्क्वायर n, ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, इफ m बराबर ये दो स्टेट को कम कर देगा n-2। और तीसरा जो है m, ए कैप डेगर ले लो चाहे ए कैप ले लो, है ना, मैं एक ही लेके बता देता हूँ आपको। ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, अब देखो ये n को ही लेके आता है ना, ये पूरा ऑपरेट होगा तो n ही आएगा। तो ये तब होगा जब n बराबर n होगा। तो ये 3 कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 होगा, बाकी सभी कंडीशन में ये 0 होगा। अब ऑप्शन में आते हैं अपन। देखो ऑप्शन में पहला बोल रहा है ओनली बोल दिया यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता। 3 कंडीशन, ये देखो एक कंडीशन ये रही, 2 कंडीशन ये हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था लोवरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई तुम्हारे पास में परट्रीब्यूशन थ्योरी से क्वेश्चन आता, जिसको फॉर्मूला याद था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ओनली फॉर्मूला बेस्ड। क्या था क्वेश्चन, देखो a two level quantum system has energy eigenvalue E1 and E2, a perturbed potential H dash बराबर this is introduced, where delta is a constant having dimension of energy, lambda is a small dimensionless parameter and sigma x आपको ये दे रखा है, ठीक है। The magnitude of the first and second order correction to the E1 due to H dash respectively, ठीक है। आपको ओनली E1 के लिए देखना है, इसके लिए पहले आपको स्टेट पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, देखिए ध्यान से भाई, देखो इसको सोल्व करते हैं ना, इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ये तुम्हारे पास में ऐसा कुछ होगा, देखो 0, ठीक है। तभी तो तुम्हारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू आई E1 और E2, और इसके जो आइगन फंक्शन हुए, इसका हो जाएगा 1 0 और इसका हो जाएगा 0 1। ये सबको पता होना चाहिए, क्यों कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन फंक्शन इस तरह से लिखे, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास में पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन क्या बोला हुआ है, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं। देखो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन आपके पास बोला हुआ है H डैश इज इक्वल टू, दैट इज द लैम्डा डेल्टा सिग्मा एक्स, ठीक है, लैम्डा डेल्टा सिग्मा एक्स। चलिए अब सिग्मा एक्स का वैल्यू एक बार रख दो, लैम्डा डेल्टा सिग्मा एक्स क्या है भाई, 0 1 1 0, बस इतना ही रखना है तुम्हें, ये लीजिएगा। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मिल गया, और अनपर्टर्ब्ड के लिए मुझे इसके लिए चाहिए ओनली, क्योंकि इसी के लिए तुम्हारे पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन nth स्टेट के लिए फॉर्मूला होता है n h डैश n। अब आपको पूछा हुआ है इसके लिए, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 h डैश, ठीक है। तो 1 का मतलब इसको मैंने 1 बोल दिया, ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास है 2, 1 के लिए ही दोनों निकालना है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है करेक्शन टू E1, E1 के लिए तुमसे पूछा होगा। यहाँ से देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज द 0 1, ये ब्रा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। H डैश क्या है, लैम्डा डेल्टा
0 1 1 0 और ये 1 को लिख देता हूँ मैं 1, ये 0 1 गलत लिख दिया, ये 1 0 ही है, बस और कुछ नहीं है। कॉलम जो है ये रो में चेंज हो जाएगा। चलो 1 0 ऐसे कैसे, लैम्डा डेल्टा ऐसे कैसे, इसको 0, इसको इससे 0, इसको इससे 1, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो भाई, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो 0, तो 0 हो जाएगा। तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, तो 0 इसके अंदर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ए और डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हारे पास में करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ जी आगे देखो ध्यान से। नाउ नाउ तुमसे बोला हुआ है सेकंड ऑर्डर करेक्शन। नाउ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखो, बिना फॉर्मूला लिखे करोगे तो गलती होने के चांसेस होंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है En2, दैट इज द एम एच डैश एन के मोड का स्क्वायर, जिसमें पूछा हुआ है वो यहां आता है। ठीक है, अपॉन, अब क्रॉस कर दो, याद करने का तरीका बता रहा है, इसको ऐसे क्रॉस कर दो, En0 माइनस EM0, जीरो का मतलब होता है अनपर्टर्ब्ड, जीरो का मतलब होता है अनपर्टर्ब्ड। क्लियर है, चलो ठीक है, ये ठीक है, दिख रहा है ना सबको, चलो भाई ठीक है। तो यहां से देखिए तुम्हारे पास में आपको 1 के लिए पूछा हुआ है ना, देखो आपके लिए पूछा हुआ है 1 के लिए, यहां पर हम लिख सकते हैं E1, दो स्टेट है, क्या तो 1 है या 2 है, तो 1 तो n ले लिया, तो m यहां पर ऐसा भी पढ़ा होगा m इज नॉट इक्वल टू n होता है ना, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ 1 तो ले लिया मैंने, अब m बराबर 2 ही बचा, तो h डैश 1 अपॉन में E1 माइनस E, ठीक है, और इसके मोड का स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अलग से क्या करता हूँ, h डैश 1 कैलकुलेट कर लेते, 2 का मतलब, h डैश का मतलब लैम्डा डेल्टा, लैम्डा डेल्टा 0 1 1, और इस 1 का मतलब, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा लैम्डा डेल्टा, तो इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 1। ठीक है, और ये वाला 0 1 भी तो बचा हुआ है, तो इधर खिसका देते हैं और ये वाला लिख देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा। अब ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 E1 सेकंड ऑर्डर करेक्शन, दैट इज द स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन में E1 माइनस E। अब ये देख लो ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, देखो ऑप्शन ए में आ रहा है ना भाई, ये तो देखो 1/2 और आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से चेक कीजिएगा, बढ़े आगे, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सभी स्टूडेंट नहीं कर सकते, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यूज भी जिसने किए होंगे ना, वो क्वेश्चन ये कर सकता है आराम से पीवाईक्यूज भी कर लिए होंगे नेट गेट के, वो क्वेश्चन कर सकता है। टेस्ट में पहले एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद मास m एंड चार्ज q इज इन द स्पिन अप स्टेट एट t बराबर 0, a constant magnetic field is applied along the y axis b बराबर b नोट j कैप, where b नोट is a constant, द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम h बराबर आपको ये दे रखा है हैमिल्टोनियन माइनस h क्रॉस ओमेगा सिग्मा वाई। ठीक है, वेयर ओमेगा आपको ये दे रखा है 0 एंड सिग्मा वाई आपको ये दे रखा है, बोल रहा है द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन विल बी द स्पिन डाउन स्टेट अलोंग द एक्स एक्सिस दिस, आपको वो मिनिमम टाइम निकालना है के बाद में इलेक्ट्रॉन जो है ना स्पिन डाउन स्टेट इसके अंदर आ जाए। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसा कर सकता हूं, समझ लो एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम निकालने के लिए दो स्टेट दे रखे हैं, टाइम निकालने के लिए तरीका बता रखा है ना, देखो आपको ये क्या करना है, आपका जो फाइनल स्टेट है वो आना चाहिए इसके अंदर, दैट इज द, इसको मैं लिख देता हूं दैट इज द साई एक्स, ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, और टी टाइम आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम के ऊपर तुम्हें वेव फंक्शन इनिशियली लिखाना पड़ेगा टी टाइम के ऊपर। एक काम करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ऐसे करते हो ना क्वेश्चन, इज इक्वल टू 1, समझना ध्यान से, आपको टी टाइम के ऊपर इसका वेव फंक्शन इतना आ जाना चाहिए, ये तुमसे पूछा होगा स्पिन डाउन स्टेट के अंदर, तो इसलिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी बराबर 1 कर दिया, तो इससे तुम्हारे पास में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब साई एक्स तो तुम्हें पता है, देखो
साई एक्स तो तुम्हें पता है कितना है भाई, ये है 1/√2 1 - 1, ये है तुम्हारे पास 1/√2 1 - 1। ठीक है, अब हमें जो है मेनली निकालना है क्या, हमें जो है साई टी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखो साई टी बराबर 0 के ऊपर क्या आपको दे रखा है 1 0 इक्वल टू, अच्छा ये ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा हुआ है आपके पास में, ये वाई एक्सेस मतलब ये इस तरह का आपको दे रखा है, एच आपको दे रखा है। इनिशियली तुम्हारे पास में ये वाई स्टेट के अंदर, वाई एक्सेस के अंदर है ना। तो वाई एक्सेस के अंदर आप लोग जानते हो, वाई एक्सेस के अंदर जो वेव फंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा वाई है, इसकी आइगन वैल्यू +-1 होती है। देखो ऐसा होता है +1 और -1, इसका यहाँ पर लिखोगे ना तो ये होता है 1/√2 1 आयटा, और ये होता है 1/√2 1 - आयटा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का क्या होता है 1/√2 1 1 1 - 1, सिग्मा जेड का क्या होता है 1 0 0 1, ऐसा होता है। तो इनिशियल स्टेट ये दे रखी है, तो जो कि इसका कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/2 1 आयटा प्लस 1/2 1 - आयटा। ये देखो नॉर्मलाइज भी होना चाहिए, चेक कर लो आप, नॉर्मलाइज हो रहा होगा ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा भाई, t बराबर 0 के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, t बराबर 0 के ऊपर। ठीक, चलो अब ध्यान से देखिए, बट हमें t बराबर 0 पर नहीं निकालना, हमें आफ्टर टाइम t निकालना है। तो आफ्टर टाइम t निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि साई t जो होता है वो होता है साई 0 e की पावर माइनस का आयोटा ई एन टी बाई एच क्रॉस, आप सबको पता होगा है ना। लेकिन यहाँ देखो h बराबर दे रखा है आपको माइनस का एच क्रॉस ओमेगा सिग्मा वाई, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, माइनस का एच क्रॉस ओमेगा सिग्मा वाई। ठीक है, देखो सिग्मा वाई का समझिएगा, सिग्मा वाई का जो एगन वैल्यू आएगा वो आएगा +-1, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। इसका कहीं आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एच क्रॉस ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस ओमेगा। अच्छा जो वेव फंक्शन था समझिएगा, तो इसका इसका कहीं ना कहीं 1 - 1 वाला होगा, 1 आयटा वाला होगा 1/√2, और इसका तुम्हारे पास में 1/√2 1 - आयटा, क्योंकि +1 का ये था ना, यहाँ +1 का देखो मैंने वही लिखा है, और इसको माइनस एच क्रॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना तुम्हें, साई टी निकल गया तुम्हारे पास सीधा 1/2 1 आयोटा। ठीक है, 1 आयोटा, और साथ में ई की पावर माइनस आयोटा, देखो जब ये रखेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस से एच क्रॉस ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 1/2 1 - आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा। ये तुम्हारे पास साई टी हो गया। इसको आप लोग जो है ना यहाँ रख दो, देखो इसको आप लोग यहाँ रख दो है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, तब लिखो फ्रॉम वन। ठीक है, तो 1 से हम रखेंगे प्रोबेबिलिटी p बराबर, देखो साई एक्स 1/√2 1 - 1, ये तो ऐसे कैसे, ठीक है ना, और इनटू में साई टी ये रहा, दैट इज द 1/2 1 आयोटा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 1/2 1 - आयोटा ई टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा। ठीक है, और इसके मोड का स्क्वायर, इसको इधर कर देता हूँ, ये तो हो क्या होगा आपका इज इक्वल टू 1, ये मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, देखो भाई 1/2 दोनों में कॉमन आ गया तो 1/2। ठीक है, एक काम करो, इसको बाहर ले आओ, इसको बाहर लेके आएंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 √2 का स्क्वायर 2, तो 1/8 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा तुम्हारे पास में ये, देखो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा 1 माइनस का आयोटा ई की पावर आयोटा ओमेगा प्लस, ये तो बाहर जा चुका है, और इसको इससे 1, इसको इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी के मोड का स्क्वायर 1। सही है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो 1/8 मोड, यहाँ देखो ध्यान से, इसको ओपन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, इसको इससे करेंगे तो प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस का आयटा होगा, तो एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, इसको एक तरफ कर लो, अब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आयटा भी कॉमन ले लो, ई की पावर आयटा ओमेगा टी, यहाँ बचेगा माइनस, आयटा बाहर चल चुका है, ई की पावर माइनस का आयटा ओमेगा टी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से 1/8, ठीक, ये बन गया 2
कोस ओमेगा टी माइनस का आयोटा, ये बन गया 2 आयोटा साइन ओमेगा टी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब देखिए 1/8, एक काम करो, देखो यहाँ से 2 दोनों में, देखो ये आयटा स्क्वायर माइनस 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 हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी के मोड का स्क्वायर 1/2। अंदर क्या बचा देखो, स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। सही है? एक काम करो, इस 2 को ले जाओ उधर और ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 1, तो 1 प्लस साइन 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है? 1 उधर जाके 1 हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन ओमेगा टी साइन एन पाई बाई 2, लेकिन +1 किसका होता है, n बराबर 1 का, 5 का, 9 का, ऐसा होता है। 3 पाई बाई 2 तो -1 होता है ना। सही है भाई? ठीक है, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, आपको मिनिमम पूछा होगा, फॉर मिनिमम टाइम n बराबर रख दो 1, ओमेगा t बराबर पाई बाई 2, तो यहां से t बराबर हो जाएगा पाई अपॉन में 4 ओमेगा। पाई अपॉन में 4 ओमेगा कौन सा ऑप्शन है, देखो t बराबर पाई अपॉन में 4 ओमेगा, t बराबर पाई अपॉन में 4 ओमेगा, ऑप्शन बी का। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी था, तो ये सभी स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जिसने पीवाईक्यूज वगैरह किए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस की है, और आराम से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें आपको स्पिन कॉम्बिनेशन देखना था और कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास में। देखो क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। बोल रहा है सिस्टम ऑफ 3 नॉन आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैज द हैमिल्टोनियन H बराबर, देखो सबका स्पिन तुम्हारे पास में हाफ दे रखा है भाई, H बराबर है दैट इज द A अपॉन में H क्रॉस स्क्वायर S1 प्लस S2, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर डॉट S3 वेक्टर, ये आपको दे रखा है। Where S1, S2, S3 are the spin operator of the particles labeled 1, 2, 3 respectively. A is a constant with approximate dimension. The set of the possible energy eigenvalues. ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज वगैरह पुट करके अपन एनर्जी आइगन वैल्यू आपको निकालना है। दो तरीके हैं, या तो इसको इससे डॉट कराओ, इसको इससे डॉट कराओ, दोनों को अलग अलग सोल्व करो, या फिर मैं क्या मानता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं ये करता हूँ कि लेट, मैंने क्या मान लिया, लेट इन दोनों को जोड़ने के बाद में एक स्पिन आया S4 वेक्टर, जो कि किसके बराबर है, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। अच्छा देखो, एक दोनों का स्पिन हाफ है ना, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है तुम्हारे पास में क्या तो 0 होगी, क्या 1 होगी। S4 जो होगा ना वो S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2, S4 जो होगा वो होगा S1 माइनस S2 से 2 S1 प्लस S2। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर ये दो वैल्यू निकलेगी, 0 और 1। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास में कुल मिला के बन गया H बराबर A अपॉन में H क्रॉस स्क्वायर S4 वेक्टर डॉट S3 वेक्टर। क्लियर है सबका? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसको चाहो तो आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो जो मैं टोटल S मान लेता हूं, दैट इज द, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, S4 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, ये टोटल S मान लिया। तो इसका इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S4 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस 2 S4 वेक्टर S3 वेक्टर। तुम्हें तो ये निकालना है ना, S4 वेक्टर डॉट S3 वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/2 S स्क्वायर माइनस S4 स्क्वायर माइनस S3 स्क्वायर। क्लियर है? अब एक काम करो, इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा S4 वेक्टर डॉट S3 वेक्टर। देखो S होता है S इंटू S प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर, तो इसमें भी H क्रॉस स्क्वायर सब में बाहर आएगा, तो ये बाहर आ गया, यहाँ बच गया S इंटू S प्लस 1 माइनस S4 इंटू में S4 प्लस 1 माइनस S3 इंटू में S3 प्लस 1। ये लीजिएगा, ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, H बराबर हो जाएगा A अपॉन में H क्रॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है H क्रॉस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ये है S इंटू S प्लस 1 माइनस S4 इंटू में S4 प्लस 1 माइनस S3 इंटू में
S3 प्लस 1। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गया। H बराबर हो गया A/2, इसको लिख दो एक बार, S इंटू एस प्लस 1 माइनस S4 इंटू में S4 प्लस 1 माइनस S3 इंटू S3 प्लस 1। क्लियर है यहां तक सबका? चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अलग अलग केस बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो मेरे पास ये फिक्स करो, पहले तो S3 की एक ही वैल्यू है प्लस हाफ, है ना। S4 की दो वैल्यू थी तुम्हारे पास में 0 और 1। और S जो होगा ना, एक तो क्या होगा, चलो इस यहीं पे देखो अपन दो केस ले लेते हैं, देखो इधर यहीं पे दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट मैंने क्या लिया, S4 बराबर 0, S3 बराबर हाफ। S बराबर कितना हो गया भाई, S3 माइनस S4 से S3 प्लस S4, क्योंकि S का मैंने S3 और S4 का कॉम्बिनेशन माना है। ये हो जाएगा 0 माइनस हाफ से 0 प्लस हाफ, हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर रखो आप लोग 2 के अंदर, 2 में रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा A/2, ठीक है। S इंटू एस प्लस 1, S कितना है हाफ, ये हो जाएगा 3/4 माइनस का S4 कितना है हाफ, यहाँ हाफ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं S4 तुम्हारे पास 0 है, ठीक है, माइनस S3 कितना है हाफ, तो ये भी 3/4 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। एक तो तुम्हारे पास में 0, मतलब एक आइगन वैल्यू तो तुम्हारे पास में आ गई 0। क्लियर है। नेक्स्ट देखो दूसरा केस लेता हूं मैं ना, केस सेकंड क्या है भाई, केस सेकंड है S4 ले लो 1, S3 तो हाफ फिक्स ही है, S बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 माइनस हाफ से 1 प्लस हाफ, ठीक है। एक बार के लिए मैं क्या लेता हूं, एक बार के लिए मैं प्लस हाफ लेके चलता हूं ना, एक बार के लिए मैं S बराबर प्लस हाफ लेके चलता हूं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 था H बराबर A/2, ठीक है। S इंटू एस प्लस 1, S कितना है हाफ, हाफ इंटू हाफ प्लस 1, 3/4, ठीक है, माइनस, यही था ना, ठीक है। ये तो हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में था S4 इंटू एस फोर प्लस 1, तो इस बार ये 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस S3 इंटू एस, ये तुम्हारे पास 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस का A, ठीक है। और यहीं पे ले लेता हूं मैं दूसरा केस, S बराबर 3/2 के लिए, S बराबर 3/2 के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा H बराबर A/2 S इंटू एस प्लस 1, 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1 5/2, तो 15/4 हो जाएगा, 15/4 माइनस S तो तुम्हारे पास सेम ही है 4, S4 तो तुम्हारे पास सेम ही है 1, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस ये भी सेम ही है 3/4। एक काम करो A/2, यहाँ पर 4 एल्शियम ले लो, ये हो जाएगा 15 माइनस का 8 माइनस का 4 दूना 3 दूना 6, ये 3 आएगा तुम्हारे, ठीक है। ये हो जाएगा A/2 इंटू में, ये हो जाएगा 4/4, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया भाई A/2। तो 3 वैल्यूज हो गई तुम्हारे पास में, एक तो आ गई 0, एक आ गई माइनस ए आ गई A/2, ठीक है। ऑप्शन में देखो तुम्हारे पास में 0 A/2 माइनस ए, 0 A/2 माइनस ए, ठीक है। देखो 0 A/2 माइनस यहीं पे आ गया, बाकी देखो आप बाकी ऑप्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि गेट 2025 में आया हुआ था। A system of 5 identical non-interacting particles with mass m and spin 3/2 is confined to a one-dimensional potential well of length L, ठीक है। चलो भाई जैसा बोला हुआ वैसा लिखो आप लोग। चलो तो इसकी एनर्जी लिख लो तुरंत, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में m l स्क्वायर, n बराबर है 1 2 3, जीरो से मत कर देना। चलो स्पिन 3/2, s बराबर है 3/2, ठीक है। कितने पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल्स हैं। सीधी सी बात है, एक स्टेट में इन वन स्टेट आप कितने पार्टिकल को फिल कर सकते हो, 2s प्लस 1 फॉर्मूला होता है, 2 इंटू 3/2 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये बोल रहा हुआ है तुम्हारे पास में इफ द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, लोवेस्ट एनर्जी पूछा हुआ है, तो आपके पास ऐसा है ना, तुम्हारे पास में 0 n बराबर 1 के लिए 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं मैक्सिमम एक स्टेट के अंदर, n बराबर 2 के लिए एक ही पार्टिकल बचा हुआ है। एनर्जी जो हो जाएगी लोवेस्ट में लिख देता हूं, तो पहले तो 4 पार्टिकल्स हैं और n बराबर 1 रखेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2 m l स्क्वायर,
फिर n बराबर 2, एक पार्टिकल है, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml। ये हो जाएगा 4 और 4 8 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। और ये किसके बराबर दे रखा है n पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में कहीं ना कहीं n बराबर 8 नहीं आया क्या, n बराबर 8। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये सभी अटेम्प्ट कर सकते थे, जिन्होंने आइडेंटिकल पार्टिकल्स पढ़ा है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हारे पास में 8 क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे स्टूडेंट जो अभी लाइव बैच नहीं ले सकते हैं, जिनको रिकॉर्डेड कोर्स लेना है, तो रिकॉर्डेड बैच भी हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, और वो तुम्हारे पास में दिसंबर या जून की जो तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हैं, या गेट 2026 के लिए, जिसमें बार्क जेस्ट टिफर सभी एग्जाम्स आ गए। ठीक है, ये न्यूएस्ट लेक्चर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आज से 1 साल 2 साल पहले के पुराने होंगे लेक्चर, ऐसा नहीं होगा। 6 मंथ की वैलिडिटी लेते हैं तो ये फीस है, और 12 मंथ का अगर वैलिडिटी चाहिए आपको फ्रॉम डेट ऑफ परचेज तो आपका 21,000 है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, कोई डाउट है, या फिर बाद में बैच के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको पूरा क्वांटम मैकेनिक्स गेट 2025 का समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।